5 नवंबर सुबह के तकरीबन 7 से 8 बजे यानी तड़के सुबह वाराणसी का एक इलाका पड़ता है भदौनी, और इसी भदौनी में एक बेहद ही बड़े शराब के कारोबारी रहा करते थे जिनका नाम था राजेंद्र गुप्ता। और राजेंद्र गुप्ता की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि इन सब मामलों में उनके अलावा कोई बीच में टक्कर लेने वाला नहीं था, क्योंकि अकेले ही वो इतने बड़े कारोबार को संभालते थे। और उन्हें इस पूरे कारोबार का बेताज बादशाह भी अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि वो इस कारोबार को बेहद अच्छी तरीके से डील करना जानते थे। लेकिन आज उनके घर पर सुबह सुबह पुलिस की बहुत सारी टीमें पहुंच चुकी होती हैं, क्योंकि उनके घर पर कुछ इस तरीके की घटना सामने दिखाई देती है कि जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो सामने देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिनके सीने में एक गोली और सिर पर एक गोली मारी गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक लड़के के भी सीने में एक गोली और उसके भी सिर पर एक गोली मारी गई होती है। थोड़ा और आगे जाने पर एक और लड़के की ठीक इसी तरीके से गोली मारी जाती है, और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक लड़की, उसके भी सीने में एक गोली और उसके सर पर एक गोली मारी गई होती है। और जब पुलिस ये सब चीजें देखती है तो जाहिर सी बात है परिवार के मुखिया यानी राजेंद्र गुप्ता को खोजने लगती है, पूछने लगती है कि वो कहाँ चले गए। पूरे परिवार में इस तरीके से खून खराबा हुआ है और परिवार के मुखिया का कहीं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, आखिर वो कहाँ चले गए हैं। पुलिस इन सब सवालों के साथ अभी शक का घेरा उठा ही रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक और खौफनाक है, क्योंकि एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसे शायद कोई ही ऐसा होगा जिसने नहीं देखा, लेकिन उसमें दुश्मनी का बदला लेने का एक ऐसा खून खराबा वाला मामला पूरा सामने रहता है। और उसका एक फेमस डायलॉग होता है, जो डायलॉग अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन आज की कहानी भी गैंग्स ऑफ वासेपुर की दुश्मनी से ही मिलती जुलती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम फिर पुनः उसी कहानी पर आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जब पुलिस पहुंचती है और इस पूरे परिवार के मामले को पकड़ने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है, तो इसमें अगर कोई नहीं रहता है तो वो होते हैं राजेंद्र गुप्ता। और आखिरकार पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेंद्र गुप्ता ने ही गुस्से में आकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारी और खुद कहीं भाग गए हैं। अब पुलिस देर न करते हुए राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू करती है, और आखिरकार जैसे ही ट्रेस करती है तो इसी मौकाए वारदात से कुछ दूरी पर राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल जो होता है वो दिखाई देने लगता है। जो इलाका होता है रोहनिया के पास एक गांव होता है मीरापुर रामपुर, और इसी गांव में राजेंद्र गुप्ता की मोबाइल का लोकेशन दिखाता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि परिवार के मुखिया का लोकेशन इस जगह पर दिखा रहा है, पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर रवाना हो जाती है और उसी लोकेशन को ट्रेस करते हुए जब रामपुर गांव में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पूरा नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। और वो नज़ारा ये होता है कि एक खंडहर में वो मोबाइल का लोकेशन जाकर खत्म हो जाता है। जो मकान होता है वो नवनिर्माण मकान होता है, और उस नवनिर्माण मकान में जब पुलिस पहुंचती है तो सामने देखती है कि बिना किसी कपड़ों की एक शख्स लेटा हुआ है, जिसके सीने में एक गोली और उसके भी सर में एक गोली मारी गई है। अब पुलिस ये देखते ही सोच में पड़ जाती है कि आखिर किस तरीके से घर पर लोगों की हत्या करने के बाद राजेंद्र यहाँ आता है और अपने आप को इतना सटीक गोली मारता है। ये बात पुलिस को पचती नहीं है। आखिरकार पुलिस भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाती है और मौके से उस पूरी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सारी लाशों को भेज दिया जाता है। और अब पुलिस की बारी थी इस घर में तफ्तीश करने की। और जब पुलिस इस घर में जिस व्यक्ति का मृत्यु होता है उसकी माँ यानी शारदा देवी से पूछताछ करना शुरू करती हैं, तब पता चलता है कि वो कहती हैं कि हो ना हो मेरे बेटे राजेंद्र का कत्ल मेरे ही पोती विक्की ने किया हो। अब ये बात सुनते ही पुलिस चौंक जाती है कि आखिर आपके सगे पोते विक्की
क्यों राजेंद्र का कत्ल करेंगी। तब वो जो कहानी सुनाती हैं, यकीन मानिए वो आप जब सुनेंगे तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर की पूरी मिलती जुलती उस डायलॉग से जुड़ी ये पूरी फिल्म पर बनी घटनाक्रम सुनाई, उसी फिल्म की जैसी ये घटनाक्रम आपको सुनने को मिलेगी। दरअसल वो बताती हैं कि मामला है 1996 का, जब इस परिवार यानी राजेंद्र के पिता के दो पुत्र थे। एक का नाम कृष्ण गुप्ता और दूसरे का नाम राजेंद्र गुप्ता था। राजेंद्र गुप्ता शुरू से ही मनबड़ टाइप का था और वो कभी अपने पिता की बात को सुनता नहीं था, कभी अपने पिता की बात को मानता नहीं था, जिससे आए दिन पिता पुत्र दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन वहीं अलग जो कृष्ण था वो पूरी बात को अपने पिता को सुनता था, समझता था और वो जिस तरीके से रास्ता बताते थे उसी तरीके से उन रास्तों पर वो चला करता था। इसलिए जो पिता थे वो अपना ज्यादातर कारोबार, वो भी एक बड़े कारोबारी थे, वो अपना ज्यादातर कारोबार अपने छोटे बेटे यानी कृष्ण को देना चाह रहे थे। और इसी बात पर राजेंद्र को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी दरमियान जब उनका भाई यानी कृष्ण सो रहा होता है अपनी पत्नी के साथ, तब पिस्टल लेकर राजेंद्र पहुंचता है और अपने भाई के सीने में एक गोली और सिर पर एक गोली और ठीक उसी तरीके से अपनी भाभी के भी सीने में एक गोली और उसके भी सिर पर एक गोली मारता है, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये पूरा मामला खुल जाता है और आखिरकार पिता के गुस्से के कारण राजेंद्र को जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद भी जो राजेंद्र के पिता होते हैं उनका लगाव अपने पोतों से बढ़ता चला जाता है, यानी विक्की और जुगनू को ये पूरा काम सिखाना चाहते थे, हर तरीके से समझाते बुझाते हैं और इस पूरे काम को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाएं बताते हैं ताकि ये पूरा काम कृष्ण के ही लड़के हैंड ओवर करें, थोड़ा बहुत हिस्सा राजेंद्र को भी मिले। लेकिन वो जेल में रहते हुए तकरीबन 6 साल बाद यानी 2003 में रामचंद्र शुक्ल चौराहे पर अपने पिता के खिलाफ ही एक हमला करा देते हैं, जिस हमले में पिता की तो नहीं लेकिन मौके पर एक उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो जाती है। और जिसके बाद से ये इस पूरे कारोबार को राजेंद्र गुप्ता हाईजैक कर लेता है और अपनी पूरी पकड़ इस पूरे शराब के सहित अन्य कारोबार पर लगा लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे इस कारोबार को संभालने लगता है। लेकिन उस दरमियान जब कृष्ण की मौत होती है तो उसका एक बेटा जुगनू और एक बेटा विक्की दोनों वहाँ पर रहते और साथ में उसकी बहन भी रहती। लेकिन पिता के मौत के बाद ये दोनों बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं। इनके पास तो बाप का साया और रहने के लिए छत भी नहीं रहती। लेकिन राजेंद्र की बहन किसी तरीके से पालती पोसती उन बच्चों को पालने के लिए राजेंद्र भी कभी कदार कुछ मदद कर दिया करता और इसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे जवान होते गए। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिल में एक कसक तो जरूर थी कि मेरे ताऊ ने ही मेरे पापा को मारा है और मैं उसका बदला जरूर लूंगा। 5 नवंबर के दिन भी दिन मंगलवार ही था और कार्तिक पूर्णिमा थी और 1997 के दिन भी जब विक्की के माँ बाप को मारा गया था उस दिन भी मंगलवार ही था और कार्तिक पूर्णिमा ही थी। ठीक उसी दिन उसी कार्तिक पूर्णिमा की यानी लगभग 27 साल के बाद उसी दिन पर उसी मुहूर्त पर उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। और आखिरकार जब इस पूरे मामले की पूछताछ चलती है तो पुलिस दिल्ली खोजती है, नोएडा खोजती है और उसके बहन के पति से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में विक्की का हाथ जरूर हो सकता है। लेकिन अभी तक विक्की का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल ये राजेंद्र का पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो चुका है। लेकिन अभी भी विक्की का कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। पता चलता है कि वो पढ़ने के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर में रहा करता था, जहां पर पुलिस की एक टीम रवाना होती है। उसकी गर्लफ्रेंड से, उसके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ करती है, जिसमें हत्या के तमाम सारे सबूत तो मिलते हैं। लेकिन अभी भी विक्की पूरी तरीके से पुलिस के गिरफ्त से दूर है और अभी भी कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार अब विक्की इस समय कहाँ है।
एक बात जानकर भी बेहद हैरानी होगी कि आखिर कैसे विक्की ने सोचा था कि सारे लोगों के सीने और सिर में जिस तरीके से ताऊ ने 2-2 गोलियां मारी थी, उसी तरीके से उनके पूरे परिवार के सीने और सिर में सिर्फ 2-2 गोलियां ही मारा था विक्की ने। अब जब वो मिलेगा तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि किस तरीके से उसने मारा और कैसे राजेंद्र गुप्ता का लाश उसके घर से उतने दूर गांव में एक खंडहर में गया और वो भी बिना कपड़ों के मिला। जब इस पर अपडेट मिलेगी दोस्तों तो ये पूरी कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज के लिए दोस्तों इस कहानी को हम यहीं समाप्त करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और गैंग्स ऑफ वासेपुर के उस डायलॉग को कमेंट के माध्यम से बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।